सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस के हाउ द मलेरिया अकर्स, मलेरिया होता कैसे है। सबसे पहले तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये ही वो वेक्टर है मलेरिया का, फीड्स ऑन ह्यूमन ब्लड टू ऑब्टेन द प्रोटीन दे नीड टू डेवलप एग्स। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो को एग्स डेवलप करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होता है वो हमारे ब्लड के अंदर शामिल होता है, तो वहाँ से ये ब्लड को ऑब्टेन करती है। इफ़ एन इन्फेक्टेड पर्सन इज़ बाइटेन, अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको पहले से ही मलेरिया हुआ हुआ है और वो इन्फेक्टेड पर्सन है और उसको बाइट कर ले हमारी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, तो फिर द मॉस्किटो टेक्स अप द पैथोजेंस गैमेट विद द ब्लड मील। अब जितना भी वो ब्लड मील लेके जा रही है उसी के साथ साथ वो फीमेल जो पैथोजन के गैमेट्स है उसको भी साथ साथ इनटेक कर लेती है। उसके बाद क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज इन द मॉस्किटोज गट एंड डेवलप इनटू इन्फेक्टिव स्टेजेस दैट मूव टू द सैलिवरी ग्लैंड्स। फिर होता ये हमारे पास कि जब मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, कहाँ पर, मॉस्किटो के गट में, तो उसके बाद ये मज़ीद डेवलप होते हैं टू इन्फेक्टिव स्टेजेस दैट मूव टू द सैलिवरी ग्लैंड्स। फिर ये सैलिवरी ग्लैंड्स के तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस, उसके बाद ये होता है हमारे पास कि व्हेन द मॉस्किटो फीड्स अगेन, अब मॉस्किटो अगर वापस ह्यूमन के स्किन पर मतलब ब्लड पे फीड करेगी तो उसके बाद हमारे पास ये होगा कि एन एंटीकोगुलेंट इज इंजेक्टेड फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, कॉजिंग द इन्फेक्टिव स्टेजेस टू पास आउट एज वेल। यानी कि अब देखो ये समझना कि एंटीकोगुलेंट हमारे पास बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है कि जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। आपके ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, क्लॉट्स बेसिकली आपको वी कैन जस्ट से कि ब्लड थिक हो जाता है, ठीक है, और थिकन होने की वजह से द मैक्सिमम चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, तो ये उसे रोकता है। तो वो क्या होता है कि वापस वो इंजेक्ट किया जाता है इनटू द सैलिवरी ग्लैंड्स फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू जो है वो इंजेक्ट किया जाता है और दिस कॉजेज द इन्फेक्टिव स्टेजेस टू पास आउट एज वेल। इन अदर वर्ड्स ये मज़ीद फिर क्या होता है आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो गया। अब जो वेक्टर था वो वेक्टर फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो था और उसने मज़ीद ट्रांसमिट कर दिया। वी कैन से कि ऐसे पर्सन को जिसको अब मलेरिया नहीं था तो उसके अंदर भी ये वेक्टर आ गया, या ये वी कैन जैसे कि मेरे पास ये बीमारी आ गई है। Then the anticoagulant is injected to prevent blood from clotting. We already know about it कि हमारे पास जब ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग होती क्यों है, ब्लड हमारे पास थिकन हो जाता है, यानी कि थिक इन द स्ट्रक्चर हो जाता है, और ये थिकनेस बेसिकली हार्ट अटैक कॉज कर देती है क्योंकि फिर ब्लड कंटिन्यूस फ्लो नहीं कर पाता ब्लड वेसल्स में, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो हमारे पास ये एंटीकोगुलेंट वो चीज़ है जो जब इंजेक्ट की जाती है टू द बॉडी तो फिर हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। Parasites enter the bloodstream, then enters liver cells and finally infect RBCs. सबसे पहले वो ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो गए पैरासाइट्स, फिर ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर अब ये ब्लड अगर लिवर सेल्स की तरफ जा रहे, मतलब लिवर की तरफ जा रहे, तो वहाँ पर लिवर सेल्स में अटैक हो गए और इंटर हो गए, और इंटर होने के बाद फाइनली इन्फेक्ट कर गए कहाँ पर, आरबीसी सेल्स, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में इन्फेक्ट कर गए। इस तरह से हमारे पास जो वेक्टर है वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, और ये इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। मलेरिया एक ऐसे पर्सन को भी जाता है जो कि अनइन्फेक्टेड पर्सन होता है, ठीक है, जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ होता। इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल समझते हैं कि मलेरिया से प्रिवेंट कैसे किया जाए अपने आप की बॉडी को, और इसका कंट्रोल क्या है कि अगर फॉर सपोज अगर 2-4 बंदों को हो गया मलेरिया तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए ताकि मज़ीद हमारे पास मलेरिया ना हो। नाउ अंडरस्टैंड कि कंट्रोल ऑफ ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज़, अब अगर मॉस्किटोज़ आपस में ब्रीड करेंगे तो इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। पॉपुलेशन इंक्रीज़ तो मॉस्किटो की हो रही है, लेकिन ये मॉस्किटो की पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं हो रही है, ये हमारे पास वेक्टर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि मॉस्किटो ही तो वो चीज़ है जो मलेरिया को कंटिन्यू ट्रांसमिट कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है। तो अगर हम उसकी ब्रीडिंग को कंट्रोल कर लें, ठीक है, रोक दें या कम कर लें, तो हमारे पास इतने ज़्यादा वेक्टर्स होंगे ही नहीं, तो कम चांसेस होंगे कि मलेरिया ज़्यादा से ज़्यादा फैल पाए। अब जैसे कि गंदे पानी होते हैं, गंदे पानी को आपको हमेशा साफ़ रखना है ताकि वहाँ पर मॉस्किटोज़ नहीं आए, मतलब गंदे पानी में मच्छर ज़्यादा आते हैं, गंदे पानी में मलेरिया ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप पानी को साफ़ रखोगे ऑलरेडी तो फिर वहाँ पर कोई गंदगी नहीं होगी, मच्छर नहीं आएंगे, जब मॉस्किटोज़ नहीं आएंगे तो फिर कैसे बीमारी फैलेगी। और दूसरा ये कि हमारे पास हमें इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए था, एरियल स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, इसको हमें यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे पास जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो भी तबाह हो जाएं, ठीक है, या वो ख़त्म हो जाएं, वो मर जाएं। जो हमारे पास फसल्स होती हैं, मतलब एग्रीकल्चर या क्रॉप फील्ड होती है जिसमें हमारी फसलें उगती हैं, तो वहाँ पर जरासीम के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जरासीम हमारे पास इंसेक्ट्स ही फैलाते हैं बेसिकली, और वो ही इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। तो अगर हम
ऐसे स्प्रेज को यूज़ करेंगे कि जिससे फिर हमारे पास वो इंसेक्ट्स नहीं होंगे, तो फिर हमारे पास कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। बात समझ आ रही है? वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोगों को ऑयल ऑन वाटर हमारे पास क्या करता है, अगर आप वाटर में ऑयल और वाटर, अब तुम्हें अगर ऑलरेडी केमिस्ट्री आती है, इन सेंस इन बायो में हम लोगों ने पढ़ा था इन द सेकंड चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में, जब हमने लिपिड को कंपेयर किया था वाटर के साथ, तो मैंने कहा था कि हमारे पास जो लिपिड्स है वो ऊपर आ जाता है सरफेस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी लो होती है, जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होती है वो नीचे चला जाता है, वाटर नीचे होता है और ऊपर जो फ्लोट कर रहा होता है वो ऑयल होता है, ऑयल की लेयर होती है। ये ऑयल की लेयर प्रिवेंट करती है वाटर को गंदा होने से, ठीक है। मैंने बताया ना कि साफ़ पानी का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग अगर ऑयल को अगर वाटर में ऐड करेंगे तो वो जो ऑयल के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, तो उससे वाटर भी प्रोटेक्ट रहेगा, मॉस्किटोज़ भी एंटर नहीं होंगे, कोई जरासीम भी नहीं आएगा, पानी सही रहेगा। और स्टॉकिंग पॉन्ड्स हमें लाजिम बनाने हैं, ताकि फिर हमारे पास क्या हो, हम ये सारे काम कर रहे हैं मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोकने के लिए, क्योंकि गंदगी में मॉस्किटोज़ आते हैं और जहाँ मॉस्किटो ज़्यादा आ रहे हैं फिर वो वहाँ ब्रीड कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसी सफाई रखेंगे तो फिर मॉस्किटोज़ नहीं आएंगे, जब मॉस्किटोज़ आएंगे नहीं तो फिर वो ब्रीड कहाँ पे करेंगे, उनके मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वो फिर अपनी पॉपुलेशन को डिक्रीज़ ही रखें, मतलब वो बढ़ ही नहीं पाएंगे। रिडक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वेक्टर एंड ह्यूमंस, यानी कि हमारे ह्यूमंस इंसानों के दरमियान और वेक्टर के दरमियान। वेक्टर वो जो बीमारी कॉज कर रहा है या एक जगह से दूसरी जगह बीमारी को ट्रांसमिट कर रहा है, उसे वेक्टर कहते हैं। उनके दरमियान आपस में फासला हो, देयर इज नो कॉन्टैक्ट, यानी कि हम मॉस्किटो से सेफ़ रहें। हम इससे ये कर सकते हैं कि हम बेड नेट्स लगाते हैं, आपने देखा होगा जालियाँ या नेट्स इस तरह के लगे हुए थे विच आर इम्प्रेगनेटेड बाय इंसेक्टिसाइड्स। ऑफ कोर्स अगर आप वहाँ पर स्प्रे भी कर दोगे सो दैट्स ओके, क्योंकि आप स्प्रे करोगे तो उससे मैक्सिमम चांस होंगे कि नहीं है मॉस्किटो, और दूसरा बेड नेट्स लगा दोगे ताकि वो पास भी नहीं कर पाएँ। तो आपने अक्सर, आई डो नॉट एग्जैक्टली नो, अगर आपने कभी मूवीज़ देखी हो, ड्रामा देखे हो या मे बी कहीं आपने फिल्म वगैरह देखी हो, तो वहाँ आपको ये दिखाया जाता है कि जहाँ मॉस्किटो ज़्यादा होते हैं या रात के वक्त अगर आप बाहर सो रहे हो तो वहाँ पर बेड नेट्स लगे हुए होते हैं। वो बेड नेट्स क्या करते हैं, हम लोगों को एक तरीके से आप ये कहते हो कि जैसे स्पाइडर का वेब होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके का थोड़ा स्ट्रक्चर होता है, एग्जैक्टली नहीं होता, पर ये प्रिवेंट करता है हमारे पास मॉस्किटो को आने से। ऑफ कोर्स फिर मॉस्किटो पास थ्रू नहीं कर सकता, वो एक लेयर बन जाती है, वो एक तरीके से कह लो कि एक दीवार जो नहीं होती, वी कांट से इट अ वॉल, पर वो एक बैरियर होता है हमारे पास कि हमारे पास फिर मॉस्किटो से कोई भी वेक्टर ना आ सके। और जब वो नहीं आएगा तो वो हमें मतलब ब्लड को नहीं सक कर पाएगा, और जब वो ब्लड को इनटेक नहीं कर पाएगा तो ब्लड मील में उसको ना प्रोटीन मिलेगा, ना उसे पैरासाइट के गैमेट्स मिलेंगे, ना कुछ भी मिलेगा, तो और ना वो कोई चीज़ ट्रांसमिट कर सकता है हमें, तो फिर हम सेफ़ रहेंगे, ठीक है। और मच्छर के काटने से बचना है लाजमी तौर पे। अर्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ डिपस्टिक टेस्ट इंश्योरिंग डायग्नोसिस कैन बी डन क्विकली। डिपस्टिक टेस्ट है हमारे पास जो कि डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि पता लगाया जाए कि आया एक बंदे के अंदर वो बीमारी मौजूद है या नहीं है, यानी कि वो बंदा इन्फेक्टेड भी है या वो इन्फेक्टेड नहीं है, डायग्नोस करना ज़रूरी है। तो डिपस्टिक टेस्ट होते हैं इनके लिए, ठीक है। और यूज़ ऑफ न्यू ड्रग्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन और यूजिंग ड्रग्स इन कॉम्बिनेशन टू रिड्यूस चांसेस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस अराइजिंग। इसका मतलब बेसिकली ये क्या, तो न्यू किस्म की ड्रग्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, अलग किस्म की ड्रग्स को यूज़ किया जाता है ताकि जो ये जरासीम आपस में फैल रही है, जो मलेरिया फैल रहा है, इसकी ट्रांसमिशन को रोका जा सके, या फिर डिफरेंट किस्म की ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को आपस में ऐड करते हैं और उसके बाद डोजेज देते हैं टू द पेशेंट, ताकि फिर उसके बाद क्या होता है, रिड्यूस द चांसेस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस अराइजिंग। यानी कि फॉर सपोज अगर आपने ड्रग पिया, आपने मतलब मेडिसिन ली, ठीक है, जो ड्रग से बनी है, कोई ऐसी न्यू ड्रग्स हमने यूज़ करके आपको दी, जिनसे गौर से सुनना ये पॉइंट, अगर हमने फॉर सपोज आपको ड्रग दी और ड्रग से आपको हमने मेडिसिन बना कर दी और आपने उसको पिया, लाइक मेडिसिन आपने ली, और मेडिसिन लेने के बाद आपको फिर भी मलेरिया हो रहा है, ठीक है, या ज़्यादातर लोगों को मलेरिया फिर भी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो ड्रग हमने यूज़ की थी, तो उस यूज़ करने वाली ड्रग से जो मलेरिया है वो फिर भी कॉज हो रहा है। इसका मतलब वो मलेरिया ड्रग रेजिस्टेंस हो गया। ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो ड्रग जो आप पी रहे हो, जो मेडिसिन आप ले रहे हो, जो सिरप आप पी रहे हो, उससे कोई इफेक्ट आपकी बॉडी को नहीं पड़ रहा, मलेरिया फिर भी हो रहा है, क्योंकि मलेरिया ने उस पर भी कब्जा कर लिया, उसको ड्रग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स को यूज़ करते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से मेडिसिन तैयार करते हैं, ताकि अगर वो एक या दो ड्रग से भी अगर उसका रेजिस्टेंस है, यानी कि वो ड्रग्स उन पर कोई मलेरिया पे इफेक्ट नहीं भी कर रही हो, तब भी जाकर अगर हम न्यू ड्रग्स को यूज़ करेंगे और उनसे एक मेडिसिन बनाएंगे, तो फिर देयर आर लेस चांसेस कि वो सारी ड्रग्स से रेजिस्टेंस हो सके।
रेजिस्टेंट हो सके, और इसकी वजह से भी क्या होगा, मलेरिया के मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वो डिक्रीज़ हो सके। तो ड्रग रेजिस्टेंस अराइजिंग जो होती है हमारे पास, यानी कि हम इतनी सारी ड्रग्स दे रहे हैं उसको, यानी फॉर सपोज ड्रग ए एंड ड्रग बी, तो आप दोनों ड्रग दे रहे हो, ए और बी दोनों ड्रग्स दे रहे हो आप, लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि पूरी पॉपुलेशन, पूरी सोसाइटी में मलेरिया फैलता जा रहा है। तो फिर आप एक ड्रग सी बनाते हो जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग ऐड करते हो, लाइक डी सी ई, और इतने सारे आप ड्रग्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स ऐड करते हो, ताकि इसका रेजिस्टेंट, जो ड्रग रेजिस्टेंट बढ़ रहा है वो भी कम हो सके। अब बात समझ आ रही है हम कितनी ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर लेते हैं। बेटर अवेयरनेस, लोगों को पहले से अवेयर कर दिया जाए कि लाइक फॉर सपोज रात के 9 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि रात के 9 बजे के बाद जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि मच्छर आ जाएं। इनफैक्ट व्हेन देयर इज़ अ सनसेट, तो सनसेट के टाइम पे बहुत ज़्यादा मच्छर या मॉस्किटोस वगैरह आ जाते हैं इन्वायरमेंट में। तो आप अपने घर पर स्टे करें, सेफ़ रहें। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो बेटर स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अच्छा, आपको अपनी स्किन पर लाइक आपको, अब मुझे नहीं पता कि मॉस्किटो के आपको बेसिकली कुछ ऐसी होती है क्रीम्स आती हैं, कुछ लोशंस आते हैं ऐसे, जो अगर आप अपनी बॉडी पर लगाते हो तो उसकी स्मेल से मॉस्किटो आपके पास नहीं आता, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अवेयरनेस फैलाते हैं कि भाई मलेरिया बढ़ रहा है, तो उसके सेफ्टी मेजर्स ये लें कि ये रहें कि आप जो है वो बाहर जाने से पहले अपने आप को कवर करके जाएं, और कोशिश करें कि रात में नहीं जाएं। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस में आती है कि लोगों को अवेयर कर दो कि भाई मलेरिया आ चुका है और आपको ये करना है, तो फिर मलेरिया से बचे रहोगे। अगर ये नहीं किया तो फिर आपको मलेरिया होने के चांसेस होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। वाई मलेरिया इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। अच्छा, मलेरिया इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, दिस इज़ द की पॉइंट। ठीक है, यानी कि आप इतना सब करते हो फिर भी बंदे को मलेरिया हो ही जाता है। तो इसका वैलिड आंसर ये है कि देयर इज़ अ नो वैक्सीन एज प्लाज्मोडियम इज़ यूकैरियोटिक एंड एंटीजेंस डिफर इन द डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। हमारे पास, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने गौर से सुना या पढ़ा तो आपने नोट्स बनाए होंगे, वहाँ पर आपने लिखा होगा कि हमारे पास जो मलेरिया है बेसिकली वो प्लाज्मोडियम जो कि यूकैरियोटिक सेल का होता है, मतलब यूकैरियोटिक सेल होता है वो उनसे बना होता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया को कॉज कर रहा है, मलेरिया को फैला रहा है। और ये प्लाज्मोडियम हमने बेसिकली प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है, और बाकी 2 किस्म के और भी, आपको पूरे 4 किस्म के प्लाज्मोडियम के बारे में पता होना चाहिए। उनकी कोई प्रॉपर वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। जब उनकी कोई प्रॉपर वैक्सीन तैयार नहीं हुई है तो वैक्सीन का काम होता है आपके ब्लड आपको उस बीमारी से रोकना। तो जब कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि मलेरिया आसानी से रुक जाएगा। लाइक अगर फॉर सपोज 2 बंदों को हो गया तो 2 से 4 को हो गया, 4 से 8 को हो गया, 8 से 12 को हो गया, 12 से 20 को हो गया, इस तरह से बढ़ रहा है। तो क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। एंड एंटीजेंस का बेसिकली मतलब होता है कि ये हमारे पास रिकॉग्निशन के लिए होते हैं। वेल, इन द नेक्स्ट चैप्टर इम्यूनिटी में हम एंटीजेंस को बहुत डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, तो यहाँ परेशान नहीं होना। वैसे बात याद रखो कि एंटीजेंस डिफर इन द डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। एंटीजेंस डिफरेंट शेप की होती हैं और ये डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में भी चेंज हो रही होती हैं। ठीक है, नाउ ड्रग रेजिस्टेंस इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की सबसे अच्छी पावर ये है कि ये ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है भाई। कि आप मैंने वही बताया कि आप अगर किसी किस्म का ड्रग दे रहे हो तो वो इस पर अक्सर इफेक्ट नहीं करता। तो प्लाज्मोडियम का ये मैक्सिमम चांस होता है कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स दें उस बंदे को, और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स के मेडिसिन बनाकर या फिर सिरप्स बनाकर, ठीक है, आप उसको या इंजेक्शंस बनाकर इंजेक्ट करें बॉडी में, ताकि फिर हमारी बॉडी में जो मलेरिया के चांसेस डिक्रीज़ हो। क्योंकि प्लाज्मोडियम का एक फंक्शन ये भी कि वो ड्रग रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से 1 या 2 ड्रग से काम नहीं चलता और वो आराम से उस पर कोई इफेक्ट भी नहीं करता, तो वो अपना काम करता रहता है। इंसेक्टिसाइड्स रेजिस्टेंस इन प्लाज्मोडियम। अगर आप इंसेक्टिसाइड्स को भी यूज़ कर रहे हो ताकि आपकी जो एग्रीकल्चर या क्रॉप फील्ड है, फसल वगैरह में, वहाँ पर इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आए, ठीक है, प्लाज्मोडियम ना फैले बेसिकली, या फिर आप बेड नेट्स में उसको लगा रहे हो ताकि आसपास भी कोई मॉस्किटो ना आए, तो बेसिकली प्लाज्मोडियम उस पर भी कोई अफेक्ट नहीं करता। तो फिर वही बात कि हमें सेफ्टी मेजर्स को एक्सट्रीमली सिवियरली फोकस करके लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बस 2-4 कर लो इस तरह से, मतलब सेफ्टी कर लो हो गया काम। सेफ्टी प्रॉपरली होगी तब जाकर फिर कोई बीमारी नहीं फैलेगी, वरना फिर देयर मैक्सिमम चांसेस कि प्लाज्मोडियम फैले, क्योंकि उसकी क्वालिटी यही है कि वो ड्रग रेजिस्टेंस भी होता है, इंसेक्टिसाइड्स रेजिस्टेंस भी होता है। तो इस चीज़ को हमें कंसीडर करना चाहिए।
और इसी के साथ साथ कॉस्ट ऑफ ड्रग्स। अब ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं उनके कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। लाइक हमारे पास एक ड्रग है तो ठीक है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ऐसा इसी तरीके से क्योंकि ये प्लाज्मोडियम जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस है, तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स यूज़ करना होता है। तो एक इतनी महंगी मिल रही है तो वो काफ़ी सारी बहुत मतलब बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। प्रॉब्लम्स विद फंडिंग रिसर्च। अब फंडिंग रिसर्च में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। उसी के अलावा लैक ऑफ नॉलेज, काफ़ी लोगों को इस बारे में नहीं पता होता। लाइक आप अवेयर तो कर रहे हो लोगों को, पर स्टिल लोग इस बारे में अवेयर नहीं हो पा रहे। मे बी उनके पास मोबाइल नहीं हो, मे बी उनको सही पढ़ना नहीं आता हो, ठीक है। आई बेसिकली से कि मे बी उनके अंदर लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से लैक ऑफ नॉलेज है, क्योंकि वो सही से नहीं पढ़ पा रहे, उन्हें सही से नहीं समझ आ रहा, ठीक है। इसकी वजह से हम ये सिंपल कह रहे हैं कि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है। और इसी के साथ साथ इन्फेक्टेड पीपल नॉट आइडेंटिफाइड, भाई लोग डायग्नोस नहीं करवा रहे। जिसको भी बीमारी हो रही है वो कह रहा है कि भाई मैं तो सही हूँ, ये सिम्टम्स बीमारी के नहीं है, मलेरिया के सिम्टम्स नहीं है, और इसी की वजह से वो सिंपल ये कह रहा है कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि असल में वाकई उसको वो बीमार है, उसे मलेरिया हुआ हुआ है, लेकिन पता नहीं है कि उसे मलेरिया हुआ हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो सबसे मिल रहा है। जब वो सबसे मिल रहा है तो वो ट्रांसमिट कर रहा है मलेरिया को। जब वो मलेरिया को ट्रांसमिट कर रहा है तो इस तरह से बीमारी फैल रही है। बात समझ आ रही है? कोई भी पॉइंट अगर मिस हो या समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना। इन एक्सेसिबिलिटी ऑफ सम रीजन्स टू हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर की जहाँ तक बात करते हैं तो देखो सारी कंट्रीज़ में या सारी जगहों पर, सारे रीजन्स पर आपको ईज़िली हेल्थ केयर नहीं मिलती। वहाँ पर फॉर सपोज़ अगर मैं ये कहूँ कि बेड नेट्स की बात करते हैं, ठीक है। बेड नेट्स लोग बाहर सो रहे हैं, बेड नेट्स चाहिए। तो अगर मैं फॉर सपोज़ एक कंट्री में रहता हूँ और उस कंट्री में 4 स्टेट्स हैं, तो 4 स्टेट्स में मैं सिर्फ 2 स्टेट्स को दे पा रहा हूँ, बाकी की 2 स्टेट्स के पास या 2 प्रोविंस के पास इतनी ज़्यादा हेल्थ केयर नहीं मिल रही है। या फिर हो सकता है कि अर्बन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा हमारे पास हेल्थ केयर है और रूरल एरियाज़ में हमारे पास हेल्थ केयर नहीं है। वहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं हैं, कम हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स कम हैं, वहाँ पर मेडिसिन्स कम हैं, ठीक है। मेडिसिन्स बनाने वाले कम हैं, मेडिसिन्स फराहम करने वाले कम हैं। तो उसकी वजह से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जरासीम और फिर ये मलेरिया इस तरह से रुकता नहीं है, ये फिर फैलता रहता है। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू क्रिएट अ वैक्सीन फॉर मलेरिया। अब ये पॉइंट भी तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि मलेरिया के लिए वैक्सीन बनाना मुश्किल कैसे है, ठीक है। वैसे तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में इम्यूनिटी के चैप्टर विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ एएस बायोलॉजी, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि वैक्सीन बनती कैसे। अब डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर वैक्सीन बनाना मुश्किल क्यों है, या why it is not easy, why it is complicated to make the vaccine of malaria. Plasmodium is eukaryotic. पहली बात तो ये कि ये यूकैरियोटिक होता है प्लाज्मोडियम। तो इसका मतलब ये है कि एंटीजेंस डिफर इन डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। इसी तरीके से मैं बेसिकली जो एंटीजेंस है, अब अगर फॉर सपोज मैंने एक वैक्सीन बनाई है जिसमें हमारे पास मैंने एक एंटीजन मैंने बनाया, ठीक है। मतलब मैंने एक वैक्सीन बनाई जिसके अंदर मैंने प्लाज्मोडियम के एंटीजन को यूज़ किया। अब यूकैरियोटिक का मसला ये कि मैंने उस एंटीजन को तो यूज़ कर लिया, लेकिन जो मैंने एंटीजन यूज़ किया, लाइक फॉर सपोज मैंने सर्कुलर एंटीजन को उसका लिया, उस प्लाज्मोडियम का सर्कुलर एंटीजन को लिया। लाइफ स्टेज चेंजेस होने की वजह से वो जो सर्कुलर एंटीजन था वो चेंज होकर ट्रायंगुलर एंटीजन में चेंज हो गया, लाइक इन द बॉडी। तो क्या मेरा जो सर्कुलर एंटीजन जिसको मैंने बनाया था उसने कोई असर किया बॉडी के अंदर? नो। तो यूज़लेस गया वो चीज़ बिल्कुल यूज़लेस है। और फिर इतना टाइम लगाकर मैंने इतनी वैक्सीन बनाई थी, मेहनत से इतनी कॉस्ट लगाकर, मतलब बहुत एक्सपेंसिव चीज़ पड़ गई है मुझे। मैंने बहुत अपनी नॉलेज, अपना बहुत टाइम, अपना बहुत लेबर को यहाँ पे यूज़ किया, उसके बावजूद मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि एंटीजेंस आपस में चेंज हो गए। तो जो वैक्सीन मैंने जिस काम के लिए बनाई थी उसने वो काम नहीं किया। प्लस दिस इज़ द इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। इंट्रासेल्युलर पैरासाइट का मतलब है सेल के अंदर का पैरासाइट है। ये सेल के बाहर फंक्शन नहीं कर रहा है, सेल के अंदर फंक्शन कर रहा है। और डिफ़िकल्ट हो गया मेरे लिए कि अब मुझे उस एंटीजन को इंजेक्शन के थ्रू ऐसा कोई प्रोसेस करने के मुझे उस एंटीजीन्स को सेल के अंदर ही पहुंचाना है, क्योंकि मैं बाहर नहीं पहुंचा सकता। एक्स्ट्रा सेलुलर वर्ड सुना होगा। इंट्रा सेलुलर का मतलब इनसाइड द सेल, और पैरासाइट का मतलब यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, अगर नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो देख कर आओ। तो बेसिकली ये जो मलेरिया है दैट्स अ पैरासाइट, तो इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होता है जिसकी वजह से हम वैक्सीन को नहीं बना सकते। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक इट, ठीक है। बॉडी सेल के अंदर पैरासाइट है ये बात समझ आ रही है तुम्हें? तो कोई चीज़ ऐसी बनाओ जो सेल के अंदर जाके इफेक्ट करे, और वो मुश्किल टास्क होता है। और फिर अगर मैंने फॉर सपोज बना भी ली तो एंटीजेंस आपस में चेंज हो रहे हैं, तो सारे की पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। प्लस इट इज़ द एंटीजेनिक कंसीलमेंट।
एंटीजेनिक कंसीलमेंट का बेसिक मतलब यही है कि हमारे पास फॉर सपोज मैंने एक एंटीजन बनाया है और वो एंटीजन जिस बॉडी के लिए मैंने बनाया था, मैंने दोनों की बॉडी को देखा कि मैंने कहा कि इन्फेक्टेड पर्सन है, उसकी बॉडी में जो मलेरिया है वो ट्रायंगुलर शेप का है। मैंने कहा ओके, इसकी ट्रायंगुलर शेप के थोड़ी से हमारे पास मलेरिया की चीज़ें उठा लो एंटीजन्स को, एंटीजन से मैंने वैक्सीन बना दी। अब ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के मैंने एंटीजन को मैंने ऐड किया उसकी बॉडी में वैक्सीन बनाकर, लेकिन मैंने देखा तो मेरी वैक्सीन यूज़लेस चली गई। उसको 2 महीने हो गए, वो उसको मलेरिया जा ही नहीं रहा, या 1 महीना हो गया उसका मलेरिया नहीं जा रहा। जब मैंने उसके एंटीजेंस को चेक किया तो मुझे पता चला कि वो जब सर्कुलर हो गए या रेक्टेंगुलर हो गए, स्क्वायर शेप टाइप हो गए, तो ये चेंज करते रहते हैं। तो मेरे लिए सारी चीज़ें यूज़लेस चली गई हैं, ठीक है। तो एंटीजन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यहाँ पर। नाउ लेट्स स्टार्ट द HIV मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, इट मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये वायरस है, वायरस का नाम है जो कि एक बीमारी को कॉज करता है, दैट इज़ एड्स। एड्स का मैंने आपको बताया था एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बच्चे मसले में मुब्तला रहते हैं। वो कहते हैं भाई हमें इसकी पूरा इसका नाम याद करने की ज़रूरत है या इसकी डेरिवेशन से काम चल जाएगा कि हम जो है वो एड्स लिख दें या HIV लिख दें। वेल इट इज़ गुड टू राइट अ कंप्लीट नेम, लेकिन आप मार्क्स स्कीम में दिस इज़ द गुड न्यूज़ फॉर यू कि अगर आप मार्क्स स्कीम देखो तो वहाँ पर आपको HIV या एड्स खुद ही वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है। तो येस यू कैन अलाउ दिस, यू कैन राइट दिस, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि एक दफ़ा आप ये ट्रिक करो कि आप एक दफ़ा पूरा नाम लिख दो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और उसके बाद अगर दोबारा आपको वही वर्ड यूज़ करना है इन द आंसर, ऑफ कोर्स यूज़ हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप उस वर्ड को बार बार यूज़ करो, तो फिर आप एड्स यूज़ करो, फिर आपको पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दफ़ा एटलीस्ट पूरा नाम दे दो, इट्स ओके। पर अगर ना भी दो तो दैट्स ओके, बिकॉज मार्क्स स्कीम दे अलाउ यू फॉर एड्स और HIV, क्योंकि दिस इज़ द थिंग यू ऑलरेडी नो। लेकिन फिर भी अगर लिखोगे तो एग्जामिनर बोलेगा कि यार इसने लिखा यानी कि इसको पता है। वेल ठीक है, मार्क्स स्कीम गो थ्रू चेक कर लेना, नाम दे दो तो बेहतर है, लेकिन उसके बाद एब्रीविएशन बार बार यूज़ करने में कोई मसला नहीं है, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होती है एड्स की, अच्छा ये समझना है। सेमेन और वेजाइनल फ्लूइड्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जब इंटरकोर्स होता है इन द मेल एंड फीमेल इन ह्यूमन बींग्स, तो हमारे पास जो सेमेन होता है फ्रॉम द मेल और फीमेल में जो वेजाइनल फ्लूइड होता है, जब वो आपस में मिलते हैं तो उसमें मैक्सिमम चांसेस होता है कि एड्स हो जाए। मैक्सिमम चांसेस यहीं पर ही होता है। वैसे इन्फेक्टेड ब्लड में चांस कम होता है, पर वहाँ भी होता है, पर इंटरकोर्स में ज़्यादा हमारे पास मैक्सिमम चांसेस होता है एड्स का, HIV का। इन्फेक्टेड पर्सन वाया डोनेशन, ठीक है। फॉर सपोज एक इन्फेक्टेड पर्सन था, आपने कहा कि भाई ब्लड को डोनेट करना है, ठीक है, या किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, अगर किसी को B पॉजिटिव ब्लड चाहिए और एक बंदे के पास B पॉजिटिव ब्लड है, लेकिन वो जो बंदा B पॉजिटिव ब्लड था वो इन्फेक्टेड था, और मान लो कि उसको नहीं पता कि वो इन्फेक्टेड था क्योंकि उसने डायग्नोस नहीं करवाया, तो उसकी बॉडी से ब्लड लिया और एक ऐसे पर्सन को दे दिया जो कि अनइन्फेक्टेड था, तो उसको इन्फेक्शन हो गया। इसी तरीके से शेयरिंग द नीडल्स, भाई आप एक आपने जो है वो सुई एक बंदे को लगाई, आपने एक पेशेंट को इंजेक्शन लगाया, अब वही सेम सिरिंज आप यूज़ करो दूसरे बंदे के लिए, ठीक है, तो उससे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यहाँ पर आप वो बंदा जो इन्फेक्टेड था आपने उसको इंजेक्शन लगाया और उसी सिरिंज से इंजेक्शन लगाया, अब वही सेम सिरिंज आप यूज़ करो एक अनइन्फेक्टेड पर्सन को सिरिंज लगाने के लिए, तो वहाँ पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि बीमारी फैले, और वहाँ पर इनफैक्ट बीमारी फैलती भी है, ठीक है। इसी के साथ साथ मदर टू फीटस अक्रॉस प्लेसेंटा या फिर मदर टू इन्फेंट इन द ब्रीस्ट मिल्क, जो माँ जो है वो अपने उस बच्चे को जो कि बॉर्न हो चुका है उसे भी बीमारी लगा सकती है बाय द ब्रीस्ट मिल्क, क्योंकि ब्रीस्ट मिल्क के अंदर भी मैक्सिमम चांसेस होते हैं HIV के, अगर वो मदर ऑलरेडी HIV से इन्फेक्टेड है, या फिर एक प्रेग्नेंट वुमेन के जो अपने फीटस को प्लेसेंटा के थ्रू बीमारी पहुंचा सकती है आराम से, क्योंकि आपको पता है कि मदर और फीटस में आपस में दरमियान क्या होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू HIV ईजिली फैल जाएगा, वो मैं ऊपर भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दैट द एपिडेमिक इज कॉज्ड, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि हमारे पास जो एपिडेमिक है दिस इज़ कॉज्ड बाय द एनल इंटरकोर्स। एनल इंटरकोर्स याद रखना, वेजाइनल इंटरकोर्स नहीं है, एनल इंटरकोर्स है, जो आपकी एनस इंटरकोर्स होता है वहाँ से, ये की पॉइंट याद रखना। एंड द म्यूकस लाइनिंग ऑफ रेक्टम नॉट एज थिक एज द वेजाइनास, ठीक है, वेजाइनस लाइनिंग प्लस लेस नेचुरल लिब्रिकेशन वहाँ पर लेस होती है, ठीक है, और रेक्टल लाइनिंग इज ईजिली डैमेज ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड वायरस पासिस फ्रॉम सेमन टू ब्लड, आराम से, क्योंकि देखो रेक्टम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, अब रेक्टम का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाना मुझे, पर वो अब यहाँ पर आया है तो बताऊँ कि म्यूकस की लाइनिंग जो होती है वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती जिस तरह की वेजाइनल लाइनिंग होती है थिक,
क्योंकि वो बनी ही इस काम के लिए, ठीक। और उसी के साथ साथ जब यहाँ पर क्योंकि उसमें लिब्रिकेशन भी नहीं होता, तो वहाँ पर अगर यहाँ पर फॉर सपोज़ इंटरकोर्स होता है तो फिर हमारे पास मैक्सिमम चांसेस होते हैं वायरस के ट्रांसमिट होने के, क्योंकि फिर सेमन से एक इन्फेक्टेड मेल के सेमन से आराम से ब्लड में, एक वुमन के ब्लड में चला जाएगा क्या, HIV, ठीक है। और इसी तरीके से मैनी सेक्सुअल पार्टनर्स, उनमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं एपिडेमिक के, ठीक है। लाइक मोस्ट यूजुअली इन द मैरिड कपल्स मैक्सिमम चांसेस होते हैं बीमारी के। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को नहीं पता होता कि व्हाट इज़ HIV, हाउ टू टेक द मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स कैसे लेने, HIV होता क्या है, ये किस तरह से फैलता है, इसके फैलने को रोकने के लिए कि कि ये फैले नहीं तो फिर हमें क्या क्या करना पड़ता है, लोगों को इस बारे में नहीं पता होता इतना ज़्यादा, जिसकी वजह से लैक ऑफ विजडम, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, इन सब की वजह से HIV के मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो फैल पाए। नाउ हाउ HIV अफेक्ट्स द बॉडी। HIV बॉडी को अफेक्ट कैसे करता है? इट हैव द जेनेटिक मटीरियल दैट इज़ नोन एज द RNA। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो HIV है, HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है ना। वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? DNA होता है या फिर RNA होता है। इन दिस केस ऑफ HIV जेनेटिक मटेरियल RNA है। वायरल RNA इज कन्वर्टेड टू DNA इनसाइड द होस्ट सेल टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू ह्यूमन क्रोमोसोम्स। वायरस का जो RNA है वो DNA में कन्वर्ट होता है, और DNA में कन्वर्ट होने के बाद वो फिर होस्ट सेल जिसमें इन्फेक्ट करना है, ठीक है, यानी कि जिस बॉडी के होस्ट सेल में एंटर होगा ये वायरस, ये उसके अपने RNA से DNA बनाने के बाद इस DNA को ह्यूमन के क्रोमोसोम के साथ इनकॉर्पोरेट कर देता है, अटैच कर देता है। उसके बाद क्या होता है? इन्फेक्ट्स एंड डिस्ट्रॉय T हेल्पर सेल्स। अब अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि T हेल्पर सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? सेल्स दैट कंट्रोल द इम्यून सिस्टम्स रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। T हेल्पर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपकी बीमारी आई बॉडी में, कोई भी जरासीम आया, T हेल्पर सेल्स फ़ौरन से एक्टिव हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं। तो इसका फंक्शन ही वो होता है कि ये T हेल्पर सेल्स को तबाह कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, इन्फेक्ट कर दे, ख़त्म कर दे। अब खुद बताओ कि HIV, इन अदर वर्ड्स व्हाट आई मीन टू से कि HIV खुद एक ऐसा वायरस नहीं है कि जो कि एक बीमारी कॉज करता है, लेकिन HIV होने की वजह से काफ़ी बीमारियाँ हो जाती हैं। दिस मेक्स सेंस। HIV खुद ऐसी एक बीमारी नहीं है कि इसमें तुम्हें नज़ला, खांसी, बुखार, ज़ुकाम हो गया और फिर मर गए, नहीं। HIV एक ऐसी बीमारी है कि जो तुम्हारी बॉडी के अंदर एक दफ़ा हो गई तो T हेल्पर सेल्स तबाह हो गए। अब जब T हेल्पर सेल्स तबाह हो गए तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम तबाह हो गया। इम्यून सिस्टम तबाह हुआ, अब कोई भी बीमारी तुम्हारी बॉडी को आराम से इन्फेक्ट कर सकती है। तो HIV काफ़ी बीमारियों को दावत देता है कि आ जाओ, मैं अटैक कर रहा हूँ उनकी T हेल्पर सेल्स को, फिर तुम आके अटैक कर देना। तो फिर काफ़ी सारे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस उसको जाएँ, और उसकी वजह से डेथ चांस इंक्रीज़ हो जाता है। When the number of T helper cells are low, the body is unable to defend against infections, allowing the pathogen to cause opportunistic infections। ये सारा मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। यही सारी चीज़ें मैंने बताई थी। इसको लिख लो, इसकी पॉइंट को, ताकि याद रहे। एड्स isn't a disease, it's a collection of opportunistic diseases associated with the immunodeficiency caused by HIV infection। ओके, अब इसका ट्रीटमेंट समझते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट होगा। इसका ट्रीटमेंट है सबसे पहले हमारे पास ड्रग थेरेपी, ठीक है। यानी कि ड्रग थेरेपी का मतलब है कि उस बंदे को ड्रग से ट्रीट किया जाए, उसको ड्रग दी जाए। अब यहाँ पर ड्रग का नाम लिखा हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको इसका नाम याद होने की ज़रूरत है बेसिकली, सो आई विल नॉट लाइक टू जस्ट एक्सप्लेन दिस एट ऑल। आपको बस ये बात याद रखनी है कि ड्रग थेरेपी आपको पता होनी चाहिए। पास पेपर्स करो, आई डोंट थिंक सो कि तुमसे नाम पूछे जाते हैं ड्रग्स वगैरह के, इतनी डिटेल से नहीं आएगा, पर ये बात याद रखो कि HIV के लिए ड्रग्स दिए जाते हैं। ये जो ड्रग होती है ज़ैडोविडाइन, ये हमारे पास क्या करती है? बाइंड्स टू द वायरल एंजाइम। वायरस के पास एक एंजाइम होता है जिसे हम वायरल एंजाइम कहते हैं, क्योंकि वो वायरस का एंजाइम होता है, दैट इज़ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का बस ये फंक्शन याद रख लो कि ऊपर लिखा हुआ है RNA को DNA में कन्वर्ट करना। DNA RNA में कैसे कन्वर्ट होता है? चैप्टर 6 में पढ़ के आए हो कि रिवर्स हमारे पास जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होती है, DNA RNA में कन्वर्ट होता है। बेसिकली DNA mRNA में कन्वर्ट होता है, यानी ये RNA में कन्वर्ट हो रहा है। किस तरह से? ट्रांसक्रिप्शन से। तो RNA DNA में कैसे कन्वर्ट होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए जैसे ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ हो रहा था, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का नाम है। ए आखिर में AIC आ रहा है, तो एंजाइम का नाम है और ये यूज़ होता है। एंड ब्लॉक्स इट्स एक्शन, और फिर वो उसके एक्शन को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। किसके एक्शन को? HIV के इन्फेक्शन एक्शन को ब्लॉक कर देता है। दिस स्टॉप्स द रेप्लिकेशन ऑफ वायरल जेनेटिक मटेरियल एंड ब्लॉक्स इट्स एक्शन एंड लीड टू एन इंक्रीज इन द बॉडीज लिम्फोसाइट्स।
बॉडी के लिम्फोसाइट्स को इंक्रीज़ कर देता है। लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स को मज़ीद डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ये सारा आपको नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, लिम्फोसाइट्स वाला, फैगोसाइट्स वाला, टी हेल्पर सेल्स वाला, एंटीजेंस वाला, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखो कि ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है वायरल के, ताकि वायरल का जो आरएनए है, ठीक है, वायरल का आरएनए जो कि डीएनए में कन्वर्ट हुआ है, जब वो होस्ट सेल के अंदर गया तो वायरल का डीएनए या वायरल का जेनेटिक मटेरियल जो बॉडी में रूल कर रहा है वो रूल नहीं कर पाएगा, वो अटैक नहीं कर पाएगा, उसके फंक्शन को रोक देता है और लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं, लिम्फोसाइट्स बढ़ेंगे तो इम्यून सिस्टम बढ़ रहा है, बात समझ आ रही है? इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो फिर बीमारी आराम से ख़त्म हो जाएगी। एंड देन द कॉम्बिनेशन ऑफ थेरापीज़ आर हाउ एवर डिफ़िकल्ट टू फॉलो। अब अगेन कॉम्बिनेशन थेरापीज़ आर वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉलो। काफ़ी अब हमारे पास ऐसी थेरापीज़ आती हैं, लाइक हम ये कहते हैं कि भाई ड्रग्स को यूज़ करेंगे हम, ठीक है, प्लस और भी किस्म की थेरापीज़ होती हैं जो कि मेंशन नहीं है। एंड वेल यू डू नॉट नीड टू नो अबाउट इट एट ऑल। मतलब काफ़ी सारी चीज़ों की डिज़ीज़ जो होता है HIV, उसको रोकने के लिए काफ़ी सारी थेरापीज़ दी जाती हैं, पर उनके जो इतनी सारी थेरापीज़ दी जा रही हैं इनको फॉलो करना मुश्किल है थोड़ा। ये बात समझ आ रही है? यही सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से फिर अभी तक बीमारियाँ ख़त्म नहीं हुई, या ख़त्म तो नहीं हो सकती लेकिन फिर भी कम नहीं होती। लोग अवेयर नहीं होते और इतनी सारी थेरापीज़ को यूज़ करने से वो मतलब बेसिकली फ़ॉलो नहीं करते उन चीज़ों को, वो बात ही नहीं मानते, तो फिर उसकी वजह से बीमारी बढ़ती रहती है ना। जल्दी से इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में TB को कवर करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइस कि आप इतना ज़्यादा रश करो, बिकॉज ये वीडियो भी बहुत लेंदी हो गई है। वेल तो सबसे पहले समझते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो एक ऐसा एंजाइम होता है इनकोडेड बाय सर्टेन वायरसेस, यानी कि रेट्रोवायरस। अच्छा अगर आप रेट्रोवायरस याद कर लो सो दैट्स ओके, मतलब अगर आप आई वांट यू गाइस कि आप याद कर लो, बिकॉज आगे जाके भी यही पढ़ना है, तो अभी भी ये पढ़ लो, याद कर लो इन द A levels, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। रेट्रोवायरस बेसिकली, रेट्रोवायरस वो वायरस है, HIV बेसिकली रेट्रोवायरस है, बस ये बात याद रखो। रेट्रोवायरस वो वायरस है जिस वायरस के पास RNA होता है और वो RNA से DNA बना है, ठीक है, तो उसे हम रेट्रोवायरस कहते हैं। बाकी आगे जाके डिटेल कभी हुई तो फिर पढ़ना, लेकिन ये लेवल्स में इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, बस ये बात याद रख लो कि HIV इज़ अ रेट्रोवायरस, इट इज़ अ काइंड ऑफ रेट्रोवायरस। तो इनकोडेड बाय सर्टेन वायरसेस दैट यूजेस RNA एज अ टेम्पलेट फॉर DNA सिंथेसिस। सिंपल, रेट्रोवायरस HIV रेट्रोवायरस है, RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। जो भी RNA को DNA में कन्वर्ट करेगा और वो वायरस होगा उसे रेट्रोवायरस कहते हैं, और HIV भी एक रेट्रोवायरस है। ओके, अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल थोड़ा सा इसको समझते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में हम ये पढ़ेंगे सबसे पहले तो स्प्रेड अवेयरनेस। जो वहाँ का आखिरी पॉइंट बोला था वो यहाँ का पहला पॉइंट बन गया कि अगर आप अवेयरनेस नहीं फैलाओगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि HIV कैसे हो रहा है। आप अपनी सिरेंजेस को यूज़ ना करें, वो सिरेंजेस जो डॉक्टर्स या नर्सेस यूज़ कर रहे हैं, एक ही पेशेंट को जो इन्फेक्टेड है उसकी सिरेंजेस को यूज़ किया जा रहा है एक ऐसे पर्सन को इंजेक्ट करने के लिए जो अनइन्फेक्टेड पर्सन है, तो वहाँ से बीमारी फैल रही है। यूज़ न्यू सिरेंजेस, या फिर आप उसको वॉश कर लें, पर प्रेफर ये किया जाता है कि न्यू सिरेंज यूज़ कर लें, ठीक है। यूज़ कॉन्डम्स, फेमिडॉम्स एंड डेंटल डैम्स, ये तीनों किस्म की चीज़ें यूज़ करनी है बिफोर ड्यूरिंग द एनी टाइप ऑफ इंटरकोर्स। इस इंटरकोर्स को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली इंटरकोर्स में यूज़ करना है टू प्रिवेंट द HIV टू स्प्रेड। इससे क्या होगा, देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ द वेजाइनल फ्लूइड और द सेमन फ्लूइड फ्रॉम द मेल और फीमेल बॉडी, और उसकी वजह से HIV नहीं फैलेगा। इवन इफ एनीवन इज़ डूइंग द एनल इंटरकोर्स, तो वहाँ पर भी ब्लड आएगा, तो वहाँ पर ब्लड और सेमन आपस में नहीं फैलेगा। एंड also don't have many sexual partners. Now अल्हम्दुलिल्लाह because we are Muslims, अल्लाह ताला ने इतना अच्छा निज़ाम बनाया है कि अल्लाह ताला ने एक मर्द और एक औरत को एज अ कपल रखा है, जिसकी वजह से मैनी सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होते। अगर आप देखो तो पाकिस्तान या ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर इस्लाम होता है, इस्लाम आबाद है आज भी, तो वहाँ उन कंट्रीज़ में ऐसी बीमारियाँ कम हैं, क्योंकि वहाँ पर सेक्सुअल पार्टनर सिर्फ एक होता है आपका। फॉर मेल्स दे आर वन फीमेल विच इज़ देयर वाइफ, एंड फॉर फीमेल देयर इज़ वन मेल विच इज़ देयर हस्बैंड, बस। इफ़ यू सी द फॉरेन कंट्रीज़, लाइक अगर आप यूरोप चले जाओ या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका देखो, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वहाँ पर HIV बीमारी बहुत ज़्यादा है। और वहाँ बीमारी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर देयर इज़ नॉट ओनली जस्ट वन सेक्सुअल पार्टनर, देयर आर मैनी सेक्सुअल पार्टनर, जिसकी वजह से HIV ईजीली ट्रांसमिट हो जाता है हर जगह। प्लस डोंट शेयर नीडल्स को शेयर नहीं करो भाई। एक नीडल पे इन्फेक्टेड पर्सन की एक नीडल को उस बंदे पे यूज़ ना करो जो कि अनइन्फेक्टेड पर्सन है,
ठीक है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से अपने आप को मतलब प्रिवेंट करो कि आप कॉन्टैक्ट नहीं करो, ठीक है, किसी से। उसी के साथ साथ ब्लड कलेक्टेड बाय डोनर्स स्क्रीन्ड एंड हीट ट्रीटेड। जो डोनर से ब्लड आप ले रहे हो, पहचान करवाओ कि वो ब्लड सेफ भी है या नहीं है, वो ब्लड आप यूज़ कर सकते हो या नहीं है। सेफ इन अ सेंस कि वो जो ब्लड आपने यूज़ किया वो क्या किसी इन्फेक्टेड पर्सन का तो नहीं है। या तो आप उस पर्सन को डायग्नोस करवा दो कि भाई हम तुम्हारा डायग्नोस कर रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है। या फिर वो जो ब्लड है आप उसको हीट ट्रीटेड कर दो और आप उसको स्क्रीन कर दो, ब्लड को स्क्रीन कर दो, हीट ट्रीटेड कर दो, मतलब ट्रीटमेंट कर दो उसका ब्लड का, ताकि पता चल जाए कि ये ब्लड में कोई बीमारी तो नहीं है कि जो अनइन्फेक्टेड पर्सन को जाएगी, HIV यूजुअली, ठीक है, और भी किस्म की कोई बीमारी हो। रिड्यूस मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन बाय यूजिंग फार्मूला मिल्क। ब्रीस्ट मिल्क को प्रिवेंट कर दो। मदर जो अपने चाइल्ड को ब्रीस्ट मिल्क से मिल्क पिला रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मदर में HIV है वो बच्चे में भी जा रहा है, तो इसको आप प्रिवेंट कर दो। किस तरह? बाय यूजिंग द फार्मूला मिल्क। जब आप फार्मूला मिल्क को यूज़ करोगे तो देयर इज़ नो चांसेस आप पाउडर मिल्क को यूज़ करो, फार्मूला मिल्क करो, बाहर से आते वहाँ से आप यूज़ करो और वो आप बेबी को दो, तो फिर बेबी को इन्फेक्शन नहीं होगा HIV से, आप सेफ रहोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू नीड टू नो। और अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया, सो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू गाइज। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट एनी ऑनलाइन क्लास रिलेटेड टू योर O लेवल और AS और A2 लेवल बायोलॉजी, जस्ट DM मी और माई इंस्टाग्राम, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर लाजमी इनरोल करवा लेना लास्ट में, बिकॉज यू नो दैट द टाइम इज़ वेरी लेस। February, March एंड April, जिस 3 महीने अच्छी सी प्रिपरेशन करके A स्टार उठाना है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर।